सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पाठ संख्या 15, जिसका नाम है पन्ना का त्याग। पन्ना के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। तो इतिहास में अनेक महिलाएं ऐसी हुई है जिन्होंने त्याग और बलिदान के महान उदाहरण हम सभी के सामने प्रस्तुत किए हैं, और उसी में से एक है पन्ना धाय। पन्ना धाय का नाम हम सभी के लिए अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय का अर्थ होता है कि हम इस नाम को कभी भूल नहीं सकेंगे। पन्ना ने कर्तव्य के मार्ग पर अपने एकमात्र पुत्र का बलिदान कर दिया, और कोई प्रलोभन या भय उसे कर्तव्य मार्ग से विमुख नहीं कर सका। यानी किसी प्रकार का लालच उसे उस त्याग को करे बिना नहीं रोक सकता था। संसार के इतिहास में ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलता जब किसी धाय ने राजवंश की रक्षा के लिए अपने एकमात्र पुत्र का बलिदान किया हो। इसीलिए पन्ना धाय का नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। हम पढ़ते हैं ये कहानी। तो ये कहानी की शुरुआत करते हैं हम। बूंदेले हर मोह के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां गुनगुनाता हुआ खूबी लाल घर में आया, और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। जीजी, जीजी, ओ जीजी, हाँ आ गए खूबी। हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का भी पता नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मजा आया। अच्छा, क्या हुआ? अंतराक्षरी हो रही थी ना, रविंद्र का नंबर आया तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुनो तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना। कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा, पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ पूछो मत। अच्छा, तभी तुझे बड़ा मजा आया, जीजी ने हंसकर कहा। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्नाधाय। पन्नाधाय? हाँ। वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भूलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई। तू अब कहेगा, मेरी अच्छी जीजी, मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। खूबीलाल हंसने लगा। अब वो जीजी है, वो अपने भाई को कहानी सुना रही है। तो कहानी किस प्रकार है, सुनो खूबी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई, ये सभी कौन है? हमारे देश की ऐसी महान महिलाएं हैं जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति है, संगठन का बल था। मगर वे जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से बहुत ही अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाय माँ थी। धाय किसको कहा जाता है? जो राज घराने में उनके बच्चों को संभालने का कार्य करती, उनका पालन पोषण करती है। और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज की दुनिया में कोई नहीं कर पाया। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे के अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मगर पन्ना धाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी। खूबी स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से पन्ना धाय ने बलिदान किया था। सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे, और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी। उनके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा। किनके? पन्ना धाय के खुद के भी एक पुत्र था जिसका नाम था चंदन। तो वे चंदन का भी लालन पालन करती थी और उदय सिंह का भी। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया, मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। यानी किस प्रकार से साजिश कर रहा था, उनके छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला दिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाकर बैठा था। घात लगाना यानी अवसर की तलाश कर रहा था कि किस प्रकार मैं अपना कार्यभार ले सकूं। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी पथ भ्रष्ट हो गए, यानी अपना रास्ता भटक जाते हैं, और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहां क्या परिणाम हो सकते हैं। खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी।
उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। नवरात्रा में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। अच्छा, हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा और तब उसका मार्ग निष्कंटक यानी कि पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। विक्रम सिंह तो उस धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह का पन्ना धाय पर ढाल बनी हुई थी, इसलिए वह उसके धोखे में नहीं फंस सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्ना धाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं है। उधर पन्ना धाय की मां ने पता लगा लिया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। क्यों जीजी? बनवीर के आदमी सब और चौकसी पर थे और बाहर निकलना निरापद नहीं था। महल में उसे छिपाने से भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे। इस भयंकर संकट में पन्ना धाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया था जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकेगी। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया, इसलिए वह रूठ कर रसोई घर में ही सो गया। कीरत नाम का बारी पन्ना का भक्त था। वह महलों से झूठी पतले इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। पन्ना धाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्ना धाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। कीरत बारी बात और धर्म का धनी था। उधर कीरत गया और इधर पन्ना धाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा। वह मां से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा, क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खाना खाते थे। पर मां ने हूं करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी जो दुनिया की कोई भी मां नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा कर, राजवंश की रक्षा कर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा कर, सत्य और निष्ठा की रक्षा कर। आज मां की ममता की कठोर परीक्षा थी। अबोध चंदन मां के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया, यानी उसे बहुत गहरी नींद आ गई। वो तो सो जाता है, ऐसी नींद सो जाता है कि उस नींद का आज तक सवेरा नहीं हुआ। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसता है। पन्ना ने कड़क कर उसे धिक्कारा फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब तक एक होने वाला है। आज तो उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। एक बार मां की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, अरे नीच पात की, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है? तू उदय सिंह की हत्या नहीं कर, न उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ देता है खूबी। बनवीर के बाह में कटर का वार कर बैठी और क्रोध से फुफकारते हुए उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक न उठी। माँ ने कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडहरों में गूंज उठती है। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा। खूबी जीजी आगे कुछ नहीं कह सकी, उसका गला भर आया, आंखों में आंसू झर रहे थे। खूबी लाल की आंखें भी तर हो गई थी। इस प्रकार आपने देखा कि पन्ना का त्याग, यानी पन्ना किस प्रकार अपने पुत्र का बलिदान कर देती है, अपनी आंखों के सामने पुत्र के ऊपर वार होते हुए देखती है और जानती भी है कि अब से इसका कभी सवेरा फिर से नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि चित्तौड़ के राजकुमार की रक्षा करने के लिए वह अपने पुत्र चंदन को बलि चढ़ा देती है। धन्यवाद।